से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, तो हम पढ़ते हैं ये 1927 में जुड़े थे। ओके, दूसरा पॉइंट देखिएगा, राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, यानी ये गवर्नर जनरल द्वारा एजेंट सहित भारत सरकार का, यानी याद रखिएगा एजीजी हॉलैंड का जो समझौता था वो याद रखिएगा, ये था 1922। और उसके बाद आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक 1916 में जुड़े। ओके, 1903 के अंदर याद रखिएगा आपके 1906 के अंदर तलवार बंदाई कर क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले देखते हैं तो ई आता है। ओके, ये देखिएगा, और साधु सीताराम दास तो शुरुआती समय में ही जुड़ गए थे, तो सबसे पहले देखिएगा समय अनुसार ई। उसके बाद साधु सीताराम दास की बात करें तो यहां पर 1897 ही हो जाएगा। गिरधारीपुरा गांव याद कीजिए, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका गिरधारीपुरा गांव से। देखो अब डी जोड़े, तो सबसे पहले देखो डी लेते हैं तो डी भी है, पर डी के बाद ई नहीं है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर निकालना पड़ेगा। तो प्रथम चरण यानी 1897 से लेकर 1915 तक, तो देखिएगा ई के बाद डी बैठता है, उसके बाद सी बैठता है, तो बिल्कुल देखिएगा डी में सी ऑप्शन पड़ा है, उसके बाद बी बैठता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में ए बैठता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर होगा आपका क्या, याद रखिएगा डी ऑप्शन। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसके रूप में दूसरे का कारण आर के रूप में है। तो देखिएगा, कथन ए कह रहा है कालीबंगा की कब्र से 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है। बिल्कुल 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, आर क्या कह रहा है, छेद मस्तिष्क ज्वर के उपचार का सूचक है। तो याद रखना शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमने स्टार और नोट्स लगाकर क्लास के अंदर पढ़ा था। तो ए भी सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके प्रजामंडल का बेसिक क्वेश्चन पूछा है। एक तरफ प्रजामंडल के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड व्यक्ति दे रखे हैं। तो हाड़ोती प्रजामंडल 1934 याद रखिएगा नैनूराम शर्मा। ओके, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर और जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास। तो उत्तर देख लीजिएगा 4 1 2 3 कहां पड़े हैं, 4 1 2 3 देखिएगा अच्छे से, 4 1 2 3 बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछावा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल बताएंगे कि हमने ये क्लास के अंदर नहीं पढ़ा और ना ही लिखा, पर याद रखिएगा अगर आपने अलवर किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। अलवर किसान आंदोलन के दौरान जो राजा थे वो थे जय सिंह, और जय सिंह के बाद एक राजा बने थे तेज सिंह। तो याद रखिएगा नीचे के क्रम में सबसे आ जाएंगे जय सिंह। तो देख लो ऑप्शन के अंदर आपके दो ही है, सी ऑप्शन जय सिंह, और इसका उत्तर सही होगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा सबसे पहले राजा बने बन्ने सिंह, उसके बाद शिवदान सिंह, और उसके बाद मंगल सिंह, और उसके बाद जय सिंह। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन, अब ये देखिएगा, ये आपके सही मायने में देखें तो आउट ऑफ सिलेबस से आया है, शिलालेख से आया है, और शिलालेख आपके है ही नहीं। तो देखिएगा ये नगरी शिलालेख का पूछ रहा है। नगरी शिलालेख 424 ईस्वी का, संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही है, एक कथन सही कह रहा है। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग में संग्रहालय में संग्रहित है, गलत है, ये उदयपुर में ही संग्रहित है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, नीचे दिए गए कथन का चयन कीजिए। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो यानी जाटों का यूलिसेस कहा गया। उन्होंने खेमकरण को पराजित किया और भरतपुर दुर्ग, यानी भरतपुर पहले दुर्ग नहीं था, यहां पर स्थान था, इसको जीता और यहीं पर भरतपुर दुर्ग की क्या रखी, नींव रखी। तो ए भी सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अब देखिएगा स्टूडेंट, हर क्लास के अंदर हमने चौहान वंश पढ़े और चौहान वंश की सामान्य जानकारी में, और हमने जो मैराथन क्लास ली उसी मैराथन क्लास में इन ग्रंथों का जिक्र किया था और आपके हैज्यू का जीव क्वेश्चन बना है। ओके, याद रखिएगा हैज्यू का जीव क्वेश्चन बना है। हाँ सर लेंथी था और टाइम कम था। देखो स्टूडेंट, हाँ पेपर के अंदर ऑप्शन, चारों ऑप्शन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिए, वरना पेपर सही मायने में देखे तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे। देखिएगा कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का ग्रंथ है 2 नंबर। ओके, गंगलेरी बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ 3 नंबर, पृथ्वीराज रासो बात करें चंद बरदाई, और बिसल देव रासो बात करें नरपति नाल। तो 2 3 1 4 देख लीजिएगा, 2 3 1 4 आपके बी ऑप्शन में उत्तर पड़ा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा,
राजस्थान में 1857 की क्रांति को कर्म सहित व्यवस्थित कीजिए। तो देखिएगा ये भी हमने मैराथन क्लास में भी क्वेश्चन किया, क्लासों में भी क्वेश्चन किया और हैज्यू का जो सवाल बना है। तो देखिएगा कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ वो हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। उसके बाद नसीराबाद में शुरुआत हुई 28 मई 1857 को। एरिंगपुरा के अंदर विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। और नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ याद रखिएगा वो हुआ 3 जून 1857 को। तो सबसे पहले हो जाएगा बी ऑप्शन, फिर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिर हो जाएगा सी ऑप्शन और फिर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देख लीजिएगा बी डी सी ए कहां पड़े हैं, बी डी सी ए आपके ए ऑप्शन में उत्तर पड़े हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सर पेपर को फाड़ दिया सर जी आज, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मामला गंभीर है। हाँ अब तो गंभीर लगेगा ही भाई। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी, याद रखिएगा हमने मिर्जा राजा जयसिंह के समय पढ़ा, मिर्जा राजा जय सिंह के समय पढ़ा। ये मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी और हमने तो इतना तक पढ़ा था कि शिवाजी ने संधि प्रस्ताव जो भेजा वो पंडित रघुनाथ आत्रेय के नेतृत्व में भेजा था। याद रखिएगा ये संधि हुई थी जून 1665 में। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो राजपुताना के कर्ण की बात करें तो रायसिंह नंबर 3, कलयुग के कर्ण की बात करें तो लूणकरण, कवि बांधव याद रखिएगा विग्रहराज चतुर्थ और झांगलधर बादशाह याद रखिएगा कर्ण सिंह बीकानेर के। और ये क्वेश्चन भी हमारे मैराथन क्लास के हैज्यू के जू आया है। बिल्कुल स्टूडेंट एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे सिर्फ मैराथन क्लास का, और मैराथन क्लास में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चनों को छोड़कर हैज्यू के जू सिर्फ एक ही मैराथन क्लास में से सवाल आया है और उसका बिल्कुल शॉर्ट वीडियो तक बनाकर आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिएगा अच्छे से, ऑप्शन देख लीजिएगा 3 1 4 2, देख लीजिएगा कहां पड़े ऑप्शन में, 3 1 4 2 ए ऑप्शन में पड़ा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत रखते हैं। इस पर स्टार लगाओगे स्टूडेंट, एग्जामिनर इसका उत्तर क्या देता है वो बाद में देखेंगे। यहां उत्तर आपका फंसा हुआ 2 के अंदर और हमारा उत्तर जो जाता है वो है सी ऑप्शन नौहा भरतपुर। फिर भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन पर हमने स्टार लगाया है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा सेशन और इस सेशन के अंदर हमने राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों की बात की। इसके अलावा याद रखिएगा आपके 2 क्वेश्चन और है जिनकी चर्चा हमने क्लास में की थी। एक था 2.5 दिन का झोपड़ा और 2.5 दिन के झोपड़े के पहले बिसल देव ने याद रखिएगा बनाई थी संस्कृत पाठशाला और उसी पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो याद रखिएगा हिंदू इस्लामिक शैली का प्रतीक है। जैन का भी इस शैली में प्रभाव है। तो याद रखिएगा उसमें भी उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ये बात याद रखिएगा। तो ये था आज के एग्जाम के राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चनों के उत्तर। ओके, नेक्स्ट आगे आपके सर आ रहे हैं, भागीरथ सर आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन लेकर। तो मैं भागीरथ सर को बुलाऊंगा। कैसे हो सर? बस कैसे हो सर? बिल्कुल कैसा बढ़िया। रहा पेपर? अब बच्चों से पूछिए सर पेपर कैसा रहा उनका। सर पेपर अच्छा था। पेपर में थोड़ा सा ये कि लेंथ भी ज्यादा था। बिल्कुल सर, ऑप्शन ज्यादा देने की वजह एग्जाम से। सेंटर पे गया था, काफी बच्चों से मिला था। ओके, तो बच्चों का एक ही प्रश्न था कि सर पेपर अच्छा था, बस स्टेटमेंट दे दी आपने, जो लिखा है वो स्टेटमेंट आ गए, बस पेपर पढ़ नहीं पाए, टाइम कम पड़ गया ये थोड़ा कुछ। जी सर। चलिए, हेलो डियर, नो फियर, हम दोनों हियर। सुन लीजिए सर को। चलिए बेटा, यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो प्यारे मित्रों, प्रश्न बहुत अच्छे थे, सीधे थे, सिंपल थे और याद करो क्लासों में पढ़े वैसे के वैसे थे। लगभग हमारी क्लास जो एमसीक्यूज मैराथन चली थी, लगातार क्लासें चली थी वहीं से। चलिए, हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसा रहा पेपर आपका? तो भागीरथ जी सर अभी आएंगे आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, चलिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस जो थे हमारे मैराथन वाले पार्ट में से ही आए हैं। अब यहाँ अगर बात करें हम तो रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग जो होगी वो कहां से होगी? द स्टूडेंट्स
वर टॉकिंग, स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट एक्स प्लूरल वर्ब, वर्ब कौन सी प्लूरल है, वर, तो स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर, अब टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये रहेगा सीक्वेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यानी 1 2 3 4 एंड 5, यानी ई का फर्स्ट, ठीक है। यहां हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ये डी है, तो डी हो जाएगा यहां पर ई, ठीक है। फिर आ जाएगा ए, उसके बाद में डी, और फिर बी, और उसके बाद में सी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। अब देखो ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलेंगे तो ध्यान देना, यहां पर आस्क्ड, रिया ने पूछा रवि से, इफ आ गया ना कंजंक्शन, क्या आ गया है, कंजंक्शन इफ आ गया है, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव ही रहता, और इंटरोगेटिव से फिर हम जब आते हैं किसमें, इनडायरेक्ट में, किसमें आ जाते हैं, इनडायरेक्ट में, हाँ, तो डायरेक्ट में तो ये सेंटेंस जो रहेगा वो किसमें रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब फिर ये जो चला जाएगा ये किसमें जाएगा बताओ, ये आ जाएगा स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्पीच है, स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, असर्टिव। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक है तो बताओ, ये बिल्कुल इजी, समथिंग वेरी इजी, ठीक है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ये हो जाएगा सेकंड। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रियरली, ईद का चांद, और अंडर द वेदर, फीलिंग स्लाइटली अनवेल, यानी कि बीमार होना, ये हमने देखे थे इडियम्स में, तो कौन सा सही हो जाएगा, अ पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी, यानी ए का थर्ड, यानी ये तो दोनों कट गए। फिर कॉल इट अ डे, बी का फर्स्ट, फिर सी का फोर्थ, हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, सेवरल लैंग्वेजेस यानी कि मल्टीलिंगुअल, उसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में पोलीग्लॉट। तो ये मैं जब क्वेश्चन लाया था आपके सामने होम लैंग्वेजेस, उसमें मैंने बताया था ये वाला पोलीग्लॉट यानी बहुभाषी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, पोलीग्लॉट। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, दिस इज द बेस्ट बुक, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या यूज होगा, द का यूज किया जाएगा। फिर ये आगे है टीचिंग मेथड से, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू गाइड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली इन द क्लासरूम, सेंट्रल टू गाइड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें हम तो देखो यहां आ जाएगा, which principle is central to guide methods of teaching English effectively in the classroom, encouraging students to communicate English as much as possible, यानी CLT फॉर्म में चलेगा, जितना ज्यादा हो हमें बच्चों को कम्युनिकेशन करवाना इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, अब लिसनिंग जो है वो देखो, राइटिंग स्किल यूजिंग सुटेबल पंक्चुएशन मार्क्स, यानी पंक्चुएशन मार्क्स लगाना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब लगाना पड़ता है, तो फिर ये किसकी कौन सी स्किल है, राइटिंग स्किल है, ठीक है। फिर स्पीकिंग स्किल है, नरेटिंग इवेंट्स, नरेट करना, तो ये आ जाएगा बी का सेकंड, इसी से हमारा आंसर सॉल्व हो ही जाएगा। फिर लिसनिंग, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन विच थिंग्स हैपन इन अ स्टोरी, ये हो जाएगा लिसनिंग, और लोकेटिंग डिटेल्स और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ टेक्स्ट, वो हो जाएगा रीडिंग स्किल। तो यहां बात करें हम, यानी बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का थर्ड ये गलत हो गया, बी का थर्ड गलत हो गया, बी का सेकंड, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग राइटिंग स्किल्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, और रीजन क्या है, वो है रोट लर्निंग ओनली टेस्ट मेमोरी विच फेल्स टू असेस द लर्नर्स एक्चुअल एबिलिटी टू राइट। बिल्कुल, रोट लर्निंग तो मेमोरी से रिलेटेड होगी, मेमोराइज करना, और यहां बात हो रही है राइटिंग स्किल की, तो सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, arrange the following steps for conducting a listening test in the correct order. The teacher reads out the listening text, for example, a story. The pupil or student receives the test instructions. The teacher grades the responses, accepting minor spelling mistakes. The students perform the required task. तो सबसे पहले क्या करेगा, तो पहले तो pupil student रिसीव करेगा टेस्ट इंस्ट्रक्शंस के क्या क्या होना है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर टीचर रीड आउट करेगा, ये हो जाएगा सेकंड। फिर स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, कोई टेस्ट देगा, ये थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद में टीचर ग्रेड देगा, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, यानी ए का सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसमें ए ऑप्शन, ए का कौन सा सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा बी, ठीक है, और फिर आ जाएगा द टीचर बी ए, तो इसमें हो जाएगा, यहां आ जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी और सी, सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे इंग्लिश से रिलेटेड, ये देख लिया हमने, टीचिंग मेथड्स और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।
ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये सेंटेंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम बात करें तो ये उसमें चला जाता है, किसमें? असर्टिव में। और डायरेक्ट स्पीच में ये जो रहता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट स्पीच की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है किसकी? इनडायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में तो ये क्या रहेगा? हाँ, इंटरोगेटिव रहेगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की तो ये असर्टिव में चला जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड। गुड। चलिए, तो अब मैं भागीरथ सर को बुलाता हूं। आइए भागीरथ सर, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा हुआ पेपर? बताइए फटाफट। पेपर तो हो गया, बिल्कुल। अब 26 जनवरी की तैयारी करो। नहीं बेटा, कल और पेपर है। चलिए, हालांकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, अच्छे स्तर के प्रश्न थे, पर साइंस के प्रश्न सीधे थे मित्र। ये देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा ढंग का था कि नीचे दिए गए कथन कौन से कथन है? कोलाइडी मिश्रण। याद करो, हमने कोलाइडी मिश्रण के बारे में बात भी की थी जब अपने एमसीक्यूज कराए थे बहुत सारे। तब कण अपाम इतना बिल्कुल, एक कण बहुत छोटे होते हैं जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, प्रकाश के प्रकरण से चमकते हैं, टिंडल प्रभाव। याद करो प्यारे मित्रों, तो यह कथन सही है। कोलाइडी समांगी नहीं, कैसा होता है मित्रों? विषमांगी मिश्रण होता है। तो आंसर होगा यहां पर ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फास्ट। यह प्रश्न जैसा क्लास में जैसा एमसीक्यू वैसा ही उत्तर। और ये रखना मेरे प्यारे मित्रों, ये मत कहना मेरे पढ़ाए हुए से पेपर से आया। तो बताओ बेटा, ये कहां से आया? आप ही बता दो मेरे भाइया और भाया। देखो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा रखा है, बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सब मिलाए हुए हैं। आपको तो कुछ करना ही नहीं था, मिला के एग्जामिनर ने दिया था। तो क्या हो जाएगा? ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ, सब मिलाए हुए दिए बेटा। आपको तो मिलाना ही नहीं था। यानी कि पेपर के बड़े बड़े लाइन देकर के, पेपर के बड़े बड़े कथन देकर के आपको यहां पर सिंपल सा प्रश्न दे दिया ताकि आप लोग और सोचो, जबकि कुछ नहीं था। फेफड़े, अब बताओ, ये प्रश्न क्लास का नहीं है। प्रश्न था फेफड़ों का अंतिम, याद करो, गुब्बारे जैसा, अंगूर जैसा फुला हुआ संरचना डायग्राम में बनाई थी मैंने, ऐसे 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 ऐसे। कौन थी वो? श्वसनिका। कौन थी बेटा? कुपिका। श्वसनिका। पढ़ाया हुआ नहीं हुआ? बताओ ये। नेक्स्ट, एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। याद करो बेटा, ये तो मेरे क्लास का पहला शब्द है कि सबसे पहले कोशिका, सबसे पहले बनती है कोशिका, कोशिकाओं के समूह तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र। बताओ पढ़े नहीं पढ़े आपने? तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र। कौन सा हुआ बेटा? डी। यानी कि ए बी डी सी, ए बी डी सी। अगला प्रश्न, याद करो, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। न्यू सेल फॉर्मेशन बाय ओल्ड सेल। तो याद करो मेरे प्यारे मित्रों, 1855 में इन्होंने कहा था, तो उत्तर हो जाएगा केवल ए, रुडोल्फ विर्चॉफ। याद करो। तो ये प्रश्न थे अपने 5। एकदम अच्छे से, बढ़िया से, मस्त मजे में रहो और अपनी पढ़ाई प्यारे मित्रों आपने कर दी, आपने अच्छा एग्जाम किया है, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और आगे मैं नेक्स्ट सर को बुला रहा हूं। कैसा गया भाई साहब पेपर आप लोगों का? तो आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। इसी कड़ी पर बच्चों बात करनी है अपने किसकी, तो आईसीटी के प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है इसका, वो बच्चों कौन सा यहाँ हमारे पास जो है तो आया हुआ है, राइट। देखिएगा, पूछा हुआ है कि हमारे पास सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं। यानी कि बेटा, एक तो आपके पास बात होती है किसकी? फ्रीवेयर की, है ना। फ्रीवेयर वो होते हैं, और बच्चों एक बात होती है किसकी? ओपन सोर्स की। तो फ्रीवेयर वो होते हैं जो कि भाई साहब यूज करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन इनका मालिक होता है। और ओपन सोर्स, इनका सोर्स कोड ही क्या रहे? फ्री रहे। तो पूछा है कि सामान्य पब्लिक लाइसेंस से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग है भाई साहब। यानी कि सामान्य पब्लिक के लिए उपलब्ध, लेकिन इनका सोर्स कोड फ्री नहीं है। तो उससे अलग हमारे पास क्या है? तो ए और बी बेटा हमारे पास रहेंगे। तो यहां हमारे पास जो आंसर रहेगा वो बनेगा केवल सी, ए एंड बी। क्लियर? हाँ, अगला हमारे पास जो है वो कह रहा है, देखो ये तो अपने पास भाई साहब स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण को लेकर के कंप्यूटर साइंस में सही दृश्य जो है हमारे पास क्या है ना। देखो ये तो स्वस्थ आंखों की दूरी को लेकर के सवाल आया हुआ है, जो कि हमारा संबंध किससे रहेगा? साइंस के क्वेश्चन से था।
अब ये आईसीटी पर भाई साहब कैसे है इसका देखते हैं हम लोग। भाई इसको देख लीजिएगा, साइंस पेपर बताएंगे सर। चलो अगला हमारे पास है, देखिएगा अपने विषय का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के जो अपने पास दिया हुआ है अभिकथन। देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। सही बात है, रियल टाइम पर जो आपको दे रिस्पॉन्ड, जैसे मैंने आपसे कहा होगा कभी कार में लगे हुए हमारे पास कंप्यूटर होते हैं। फिर हमारे पास लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जिनको में डेटा तेजी से प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है बच्चों। क्लियर, तो ये बात भी ठीक ही है और दोनों बातें क्या है ठीक है, यानी कि हमारे पास ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है तो सही व्याख्या भी हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा हमारे पास है कि लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तथा 1 किलोमीटर प्रति होते, सही बात है। लगभग देखो ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि बिल्कुल वेरीफाई परिभाषा है कि हो गए 1 किलोमीटर, लेकिन हम जनरली बेटा यही मानते हैं तो ये बात बेटा क्या है ठीक है। कारण कह रहा है कि नेटवर्क जो है वो 7 Mbps से लेकर के 70 Mbps की रेंज तक की स्पीड पर चलते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। लगभग आप देखोगे भाई साहब ये हमारे पास लेकर के 1 Gbps की स्पीड तक जाती है, तो ये बात ठीक नहीं है, लेकिन कथन एक जो सही है तो हम क्या कहेंगे कथन एक सही, लेकिन आर जो है सही नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये है मित्रों हमारा आखिरी क्वेश्चन जो आया था जोड़ी बनाने के लिए। तो बोर्ड ने आपको जोड़ियां खुद बना करके दी थी, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल बेटा हमारे पास जिसका जैसा था उसको आपको वैसे ही टिक कर देना था कि ए का 1 है, बी का 2 है, तो एक का ए बेटा सिर्फ एक ही है हमारे पास। कैड जो ऑटो कैड होता है सॉफ्टवेयर उसकी बेटा बात हो रही है। ये हमारे पास GIS है, एक हमारे पास GPS है, एक हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट है। ठीक, तो ये थे हमारे पास आईसीटी बेटा क्वेश्चन कुछ। अब हमारे पास आएंगे नेक्स्ट सर जो बात करेंगे अपने विषय की। हाँ जी, अब देखो ये वाला जो सेंटेंस था इसमें, अब इसमें ऑप्शन में जो है ये ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं कि सिर्फ ए वाला हो, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये ए एंड ई यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है नहीं, इसलिए ये मामला गड़बड़ हो जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये असर्टिव हो जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट स्पीच में तो कैसा रहता है, क्वेश्चन मार्क वाला रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 66 का सी, सॉरी 66 का ए, यानी कि सी ऑप्शन ओनली, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो ये चला जाएगा असर्टिव में। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हाँ जी, सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल हैं उसको हम हल कराने वाले हैं। और प्यारे साथियों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से इस बार बहुत गजब के सवाल आए और बहुत अच्छे सवाल आए थे। ऐसा नहीं है कि सवालों में बहुत ज्यादा घुमाया गया हो, सीधे सीधे से सवाल थे और सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत है। खूब सारे सवाल थे, कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं लेकिन उनको सामान्य ज्ञान के साथ जोड़ा होगा। लेकिन आप देखिए राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के सवाल कौन कौन से सवाल थे। तो सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा एक सवाल था, चौथा पहला नंबर का सवाल है, ये मतलब वेशभूषा से था कि लहरिया पगड़ी, लहरिया हम कब पहनते हैं, श्रावण माह के अंदर। मोटरा पगड़ी, मोटरा अपन कब धारण करते हैं, विवाह के अवसर पर। मदिल पगड़ी कब धारण की जाती है, दशहरे पर। अलंकृत यानी कि फूल के छापे वाली जो पगड़ी होती है वो कब धारण की जाती है, होली के ऊपर। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, यानी कि 3 1 4 2, ये रहा हमारा ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। वेरी गुड, तो हमारा पहला आंसर तो ये हो गया। अगला सवाल हमारा 5वें नंबर का था, कौन सा फड़ साहित्य से संबंधित है। फड़ कला को अगर अपन ने पूरा विस्तार से पढ़ा है तो सभी सवाल हमारे एकदम सही होने वाले हैं। तो टोंक में जयपुर में नहीं, फड़ कला शाहपुरा की है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है। बाबूजी देवनारायण जी, हालांकि हमारे राजस्थान में और भी रामदेव जी, गोगा जी, इन सब पर फड़ बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। पद्मश्री यानी कि 2006 में अपने श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, इनका संबंध भी फड़ कला से है। नूरुद्दीन के द्वारा चित्र बनाया गया था कलीला दमना, जबकि कलीला दमना विष्णु शर्मा की कहानी पंचतंत्र पर आधारित है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी और सी हमारा राइट है और बी और सी ये रहा हमारा डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी विद डी। हाँ, भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, यानी कि भक्ति काल के बारे में पूछा जा रहा है कि भक्ति काल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ सा था लेकिन इतना भी नहीं घुमा हुआ था कि देखो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भक्ति संत अपने राजस्थान में 14वीं से लेकर 16वीं सदी के मध्य भक्ति काल का उदय हुआ था, जिसका कारण संतों को माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की, बिल्कुल संत जो है किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते थे। आप देखिए रामानंद जी ने तो जाट, राजपूत, कसाई, चुल्हा सबको अपने अनुयायी बनाया ताकि छुआछूत को समाप्त किया जा सके, बिल्कुल ठीक है। कुछ भक्ति संतों में राजाओं के चरित्र गुणों और उनके अन्य सराहनीय कार्यों का वर्णन किया गया, बिल्कुल ऐसे भी हमारे राजस्थान के अंतर्गत कुछ संत थे
थे जिन्होंने राजस्थान में जो अच्छे राजा थे, जिनके कार्य और उनके गुण थे, उनकी उन्होंने सराहना करने का कार्य इन्होंने किया था। यह बिल्कुल सही है। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने के महत्व पर जोर दिया नहीं। भगवान के महत्व पर जोर देने का स्मरण मुख्य रूप से सगुण भक्ति के अंदर किया गया। निर्गुण भक्ति के अंदर अपन पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि निर्गुण भक्ति में गुरु की समाधि का महत्व होता है, गुरु के उपदेशों का महत्व होता है। आज जैसे विष्णु संप्रदाय है तो वो जांबूजी महाराज के उपदेशों पर महत्व देता है, जसनाती संप्रदाय है तो जसनाती संप्रदाय के महत्व पर जोर देता है। जबकि सगुण संप्रदाय अपन पढ़ते हैं तो सगुण संप्रदाय के अंदर गुणों के महत्व यानी कि गुरु का इतना महत्व नहीं, वो ईश्वर भक्ति पर मुख्य रूप से सगुण में जोर दिया जाता है। यह हमारा गलत हो गया है, यानी कि इसमें यह आंसर गलत हो जाएगा। तो ए बी सी राइट होगा, ए बी सी यह हमारा सी आंसर होगा। इसमें कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, जबकि इसमें गुरु की समाधि, गुरु के उपदेशों का महत्व होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चा? इसमें सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, राजस्थान में सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? इस वाले सवाल में काफी जगह आपको असमंजस देखने को मिला है। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा भूभाग पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम आ जाता है मारवाड़ी। लेकिन इसमें आपसे यह पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली यानी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, तो सबसे ज्यादा लोग कौन सी बोली बोल रहे हैं? ढूंढाड़ी। सबसे ज्यादा भूभाग पर बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। लगभग राजस्थान के 60% भूभाग पर हम मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कौन सी प्रयुक्त कर रहे हैं? ढूंढाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी होगी। आप चाहे तो बोर्ड में, अभी इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ये कहेंगे कि नहीं सर हमने तो मारवाड़ी किया, तो मारवाड़ी होगी। मारवाड़ी क्षेत्र में है, लोगों द्वारा ढूंढाड़ी बोली जाती है। चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को जयपुर में चाकसू के अंदर एक मेला लगता है जिसे हम बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। वहां पर अपने सीता माता का मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का, और शीतला माता के मंदिर को बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, जो लगता है हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। राजा उमेद सिंह ने रंग महल का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है। गलत। रंग महल का निर्माण उमेद सिंह ने नहीं कराया था, शत्रुसाल ने कराया, क्योंकि उमेद सिंह ने तो रंगशाला का निर्माण कराया। जब मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता था तो मैं कहता था साला अलग है, महल अलग है। महल का निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल ने। हमारा यह कथन तो हो गया है गलत। उनके शासनकाल में यानी बूंदी में नया मोड़ है, बिल्कुल बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल उमेद सिंह का काल माना जाता है। ठीक है, वनस्पति, प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल, झील, इन सब के चित्र बने हुए हैं, मतलब कारण सही है। इसका मतलब ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, यह हमारा भी हो जाएगा। बच्चे रंग महल में और रंगशाला में कंफ्यूज हो गए होंगे। रंगशाला अलग है, रंग महल अलग है। रंग महल के चित्र भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने कराया और रंगशाला का निर्माण उमेद सिंह ने कराया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। निम्नलिखित कलम मतलब कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कि इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहले कौन कौन से चित्र बनाए गए थे, क्या क्या है। तो ढोला मारू के ऊपर जो चित्र बनाया गया था ये 14वीं सदी के अंदर, ढोला मारू के ऊपर, ढोला मारू पर चित्र बनकर बनाया गया 14वीं सदी में। रागमाला के ऊपर 16वीं सदी में 1605 के आसपास, और जंगली सुअर पर चित्र उमेद सिंह के काल में बनाया गया था, यानी कि ये अपने 17वीं सदी के आसपास। और पाबूजी चरित्र की अगर अपन बात करें तो पाबूजी चरित्र के ऊपर चित्र हो जाएगा अपने कब, तो ये बनाया गया था अपने 16वीं सदी के अंदर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ए, तो ये रहा हमारा ए, फिर बी, फिर डी और सी। आंसर हो जाएगा हमारा सी। कालक्रम के अनुसार इसका सी आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन का मतलब देखना है हमें। कजली तीज का महोत्सव भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। बिल्कुल, कजली तीज महोत्सव अपने कहां का फेमस है? बूंदी का फेमस है, बिल्कुल ठीक है। ये तो अलंकृत पालकियों में तीज को मनोहारी जुलूस पिछोला झील में मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है, जहां पर नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। बिल्कुल, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तीज के दिन ही यहां पर आयोजन किया जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या सही नहीं है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ एक जैन तीर्थ है, बिल्कुल ठीक है। यह 13वीं सदी में बनाया गया था, बिल्कुल अपने 13वीं सदी के अंदर जैन जिजासा ने बनाया था। लगभग 75 फीट यानी 24.5 मीटर, यह भी ठीक है। यह इस्लामिक शैली में है, ऐसा नहीं है। विजय स्तंभ से लगभग 150 वर्ष बाद बना, नहीं, विजय स्तंभ इसके 150 वर्ष बाद बना। तो ए बी सी यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो कपिल मुनि का मेला जंगल प्रदेश का कुंभ, भरथरी का मेला मत्स्य प्रदेश का कुंभ, गलियाकोट का मेला अपने जो है ये इनका बोरा संप्रदाय का है, और बेनेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा के दिन लगता है जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। हिंदुओं द्वारा श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों द्वारा रामसा पीर के रूप में, ये तो अपने इजी सा सवाल था, रामदेव जी को कहते हैं। राजस्थानी साहित्य में निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित क्रम के अंदर इनको सेट करना था कि कौन सी रचना कहां पर हमारे सही सेट हो रही है। यह आपको बताना था किसके अंदर? 58वें सवाल के अंदर। तो बताइए देखिए, कालक्रम के अनुसार बताना था कि सबसे पहले कौन सी रचना आ रही है। वंश भास्कर की बात करें तो ये रचना अपने किसके शासनकाल में लिखी गई थी बच्चा? तो वंश भास्कर जो रचना है ये अपने सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखी गई थी, राम सिंह के काल में लिखी गई थी। सूर्यमल मिश्र के द्वारा राम सिंह के काल में लिखी गई थी। और फिर बुद्धिरासो ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले 14वीं सदी में ये ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा सी, ये रहा हमारे सी, उसके बाद आ जाएगा बी, ये बुद्धिरासो, और फिर आ जाएगा अपने बिनराई, और वंश भास्कर सबसे नवीन हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा डी आंसर। कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? मोकड़ी, दामड़ा, बजंटी, पीपल पन्ना। तो पीपल पन्ना अपने कहां पर पहना जाता है? कान के अंदर पहने जाने वाला वस्त्र हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। मोकड़ी कहां पर पहनी जाती है? दामड़ा अपने हाथ की अंगुलियों में, बजंटी कहां पर पहनी जाती है? तो गले में पहनी जाती है, मोकड़ी हाथ में, और पीपल पन्ना अपने कान में। भीलवाड़ा का सापुरा का जो जोशी परिवार है किस लोक कला के लिए फेमस हुआ करता है? फड़ कला के लिए फेमस है। संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति के लोग बजाते हैं? पुंगी अपने कौन से? काड़वेले जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है।
रामगढ़ द्वारा रामगढ़ का भंड देवरा जो मंदिर है मुख्य रूप से क्या इसकी विशेषता हो जाएगी? देखो रामगढ़ जो है ये लगभग 12 से 40 किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल ठीक है। भगवान विष्णु को नहीं है, ये शिव को समर्पित है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो कहते हैं, ठीक है। और ये जो है परवन नदी के किनारे नहीं है, तो ए वे सी सही हो जाएगा। ए वे सी, ये रहा हमारा ए आंसर, ए वे सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं का जन्म के वर्ष के अनुसार कालक्रम में जमाना है। बाबूजी महाराज 1239 ईस्वी में जन्मे थे, पिपाजी महाराज 1425 ईस्वी में जन्मे थे, दादू दयाल जी 1544 में जन्मे थे और देवनारायण भगवान 1243 में जन्मे थे। तो सबसे पहले बाबूजी ए आ जाएगा, फिर अपने डी आ जाएगा, फिर अपने बी आ जाएगा और फिर सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ये रहा हमारा डी आंसर। राजस्थान में साहित्य अकादमी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है उन पुरस्कारों का कालक्रम के अनुसार जमाना है। पग फेरो को अपने कब दिया गया था? 1975 के अंदर। बातारी फुलवारी 1976 के अंदर दिया गया था और सुंदर नेनवा 2014 में और ये अपने 2015 के अंदर गवाड़। तो देखो अपने इसमें हो जाएगा सी डी ए बी, ये रहा हमारा ए आंसर। तो ये थे हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सवाल। कला एवं संस्कृति के सवाल काफी इजी से सवाल थे और सारे सवाल जो है इतने कठिन नहीं थे। हालांकि कुछ सवाल हमारे राजस्थान के अंदर पड़े हैं, लेकिन वो जो सवाल है वो सवाल हमारे राजस्थान की जैसे सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान के साथ भी आए हैं। तो अगले सवालों के लिए आपके साथ अन्य गुरुजी और जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम सभी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी को शिक्षक बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आप सभी जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफल होंगे। कला संस्कृति के सवाल मतलब हालांकि इसके अंदर अभी 19 सवाल ही थे, बाकी कल्चर के टोटल मिलाकर के 24 सवाल थे अपने L1 के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।